तो अपेक्षाएं लगभग हो गई 17, अरे वाह 18। अपेक्षाएं बाद में बढ़ी हैं। हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है? बड़ा शब्द आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और भी तमाम पद्धतियाँ, इनमें क्या अंतर है ये स्पष्ट होना जरूरी है। और एक आया है कि देसी बीजों का महत्व क्या है। दो और जुड़ी हैं। अब लगभग प्रश्न पूरे हो गए जिसमें जिसकी सीमा हमें बांधी रहेगी। हाँ, जीरो बजट खेती इसमें शामिल हो गया लाइव मुझे तो। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है, इसी में लिख ही देते हैं। जीरो बजट में भी क्या अंतर है। नहीं, उनका अलग तरह का प्रश्न है कि पौधों में किस अवस्था में पौधों के किस उम्र में क्या दिया जाए। तो ये 19वां हो गया। पौधों में क्या कहते हैं, पोषक तत्व देने की विधि। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बेटा बताओ। हाँ, वो आ गया। खारे पानी और कम पानी में कैसे खेती करें, वो आ गया मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, हिना बहन ने पूछा था। हाँ ठीक, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, ये राजीव जी ने भी पूछा था यही कि कम पानी में कैसे खेती करें। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग खेती करना क्यों चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन कर लें। और क्या हमारी बिना खेती के भी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं क्या, तो इस पर भी हम चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से ही ज़्यादा उत्तर आए कि क्यों खेती करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को तो आ गया है कि इनके पास पर्याप्त धन है, धन के लिए खेती नहीं करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं। और ऐसे एक का ये पहले से आया था कि सम्मान के लिए खेती को सम्मान के स्तर तक ले जाना, ताकि खेती करने वाले बच्चों का भी विवाह की उम्र है, उसको तो स्वाभाविक है ये चिंता होना। तो विवाह हो जाए, सबकी तरह का हो जाए, ऐसे ये स्वाभाविक चिंताएं हैं। तो खेती से क्या क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है खेती से? क्या है? इसका फोटो खींच लिया, इसको चाहे तो हटा सकते हो। नहीं ठीक है, लगा रहने, क्या दिक्कत है। तो मनुष्य की दो तरह की आवश्यकताएं होती हैं। एक को कहते हैं सामान्य आकांक्षा, जिसमें है रोटी, कपड़ा, मकान और औषधि। ठीक, ये चार सामान्य आकांक्षाएं हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते। रह सकते हैं क्या कोई? इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को है शंका? ये कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, वो क्या क्या हैं? दूर श्रवण, यदि दूर श्रवण में काम नहीं चला तो दूर दर्शन, दूरगमन एक साथ ही होता है। और ये दूरगमन, तीन महत्वाकांक्षाएं हर मनुष्य की है। तो खेती से कौन सी आकांक्षा सीख रहती है? ठीक, और
यही सीधे ना आए तो, जैसे अभी पैसे के माध्यम से कुछ लोग सोचते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा पैसा आ जाएगा, पैसे से रोटी ले लेंगे, रोटी मिलती है। तो ये जो सामान्य आकांक्षाएं हैं, ये सारी की सारी खेती से आती हैं। यदि हम खेती से नहीं लेते हैं, सीधे नहीं लेते हैं, पैसे से लेते हैं, तो क्या होता है? अभी ज्यादातर यही हो रहा है। खेती वाले भी खेती छोड़ के जा रहे हैं कि हम पैसा कमा लेंगे तो हम फिर इसको ले लेंगे, ऐसा सोचते हैं ना। तो आप लोग तो ज़्यादा खेती वाले भी इसमें सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें कितना घन चक्कर है, क्या है, इसको समझे आज। तो जैसे हमने बहुत छोटी से छोटी भी नौकरी की, मान लीजिए, तो कितने घंटे उसमें लगाते हैं? 8 घंटे। 8 घंटा हमने लगाया दूसरों की सेवा करने के लिए, जिसके एवज में हमको पैसा मिला। पैसे से क्या किया हमने? वस्तुएं, आपूर्ति की। तो यदि हमने कितना समय लगाया और कितनी आपूर्ति हुई, तो पूरे जीवन में कितनी रोटी की एक आदमी को मानक मान लेते हैं या परिवार को मान ले? परिवार को मान लेते हैं। परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और औषधि के लिए कितना लगेगा एक सामान्य रूप से, यदि हम सीधे पैदा करते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में पूरे साल भर की खेती हो जाती है? किसान है ना सब लोग यहाँ, कितने दिन पूरे साल भर में खेती में समय लगता है? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई और घर में रख लिया 3 महीने, किसी ने 4 कहा, तो 4 महीने का मतलब 120 दिन, ठीक है ना? 120 दिन। अच्छा, 120 दिन पूरे लगे कि इसमें अभी कुछ घंटे लगे? तो घंटे का जोड़ लेते हैं, तो कितने घंटे रोज लगा? हाँ, नहीं, कितने घंटे रोज काम करते होंगे? 10 घंटे, 12 घंटे, फिर भी 10 घंटे मान लेते हैं। तो 120 घंटे में जोड़ो जरा, 10 घंटे पर डे, तो 1200 घंटे हमने काम किया। अच्छा, पशुपालन भी किए हैं, तो सुबह शाम 1-1 घंटे, तो पूरे 365 दिन का 1 घंटा, माने 2 घंटा, तो 365 गुणे 2, 36 दूनी 72, लगभग 800 घंटे और जोड़ देते हैं इसमें। कुल 2000 घंटे में पूरे परिवार के लिए हमने रोटी, कपड़ा, मकान और औषधि, और पूरे साल भर में कितने घंटे होते हैं? 365 गुणे 24 करो, 8760 घंटे, 60 गुणे 365, हाँ 8760 में 2000 घंटे लगा दो। हमारे पास 700 घंटा मोटा मोटी फ्री बचा। अब हम इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं पूरी स्वतंत्रता के साथ, ठीक है। नौकरी में कितने घंटे देंगे? कमाएंगे इतना ही, और साल भर में नहीं बना पाएंगे, कमाई ले जाएगा। किसान का मकान 2 महीने 3 महीने में बन जाता है, शहर में रहने वाले का मकान पूरे जीवन भर की कमाई ले जाता है। इसका भी अपना ध्यान में रखिएगा। बाकी रोटी, कपड़ा और औषधि में नौकरी करने वाला कितने घंटे देता है? काम तो इतना ही करता है वो, बाकी ये ना आकांक्षाओं की पूरी जरूर लेता है, लेकिन रोज यूज नहीं करता। मान लो 10 गाड़ी रख लीजिए, तो अपने लिए टेंशन बढ़ा लिया कि अब इसके बीमा का समय आ गया, इसके सर्विस का समय आ गया, इसका ड्राइवर नहीं है, उसका टायर उतर गया, अपने हेडेक और बढ़ गया। ये तो कोई सुख देता नहीं है, ये तो टेंशन ही अधिक, इसकी नेचर होता है। इसकी कमी दरिद्रता कहलाती है, इसकी कमी से कोई एहसास नहीं होता है, इसकी कमी दरिद्रता कहलाती है, इसकी अधिकता समृद्धि कहलाती है, ठीक।
जैसे सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं अधिक हैं तो क्या एहसास होता है। जैसे हमें 2 कुंटल गेहूं लगना है और 3 कुंटल रखा है तो कैसा लगता है, समृद्धि का एहसास है। अब हमें 3 गाड़ी की जरूरत है, 6 रखी हैं तो तनाव देता है, चिंता देती है। माने ठीक उल्टा नेचर है इनका, इसकी कमी दरिद्रता है और इसकी अधिकता समृद्धि है। इसकी कमी से कोई परेशानी नहीं है, अधिकता में टेंशन है। दोनों विपरीत नेचर के। तो 6700 घंटे हमारे पास, वो तो नौकरी करते हैं तो उसको भी जोड़ लेते हैं। ये हो गया खेती में। अब ये नौकरी में जोड़ लें, कोई भी नौकरी, कोई भी आमदनी हो, आमदनी का प्रयोग इतना ही होना है। चाहे किसी को 1 लाख मिलता हो, चाहे 10,000 रुपये मिलते हो, खाएगा रोटी ही, ठीक है ना। अब उसमें कितना देता है, 8 घंटे पर डे इंटू 8 घंटे में आने जाने का भी 10 घंटे मान लीजिए। और जब से मोबाइल चल गया, है तब से 12 घंटे 14 घंटे, जब तक सो नहीं जाता तब तक यस सर चलता है। तो 3650 घंटे काम करना पड़ता है, जो 2000 घंटे में हम कर सकते हैं। और स्वतंत्रता भी हमारी चली गई। और इस 6700 घंटे में घटा लेते हैं। हाँ, 36 कितने जोड़े थे, नहीं सुनिए तो, मतलब पूरा कितना था, 365 3650 घंटे में ये कहते हैं 52 रविवार, 520 करा देते हैं। तब भी 3170 घंटे हमें लगते हैं। हाँ, तो 3,000 घंटे, 2,500 घंटे इसमें लगे। दूसरा इसमें क्या हुआ, इससे पैसा कमाकर हमको लिया इसको, तो क्या तरती मिली, अच्छी रोटी मिली हमें। जैसी रोटी चाहते हैं वैसी मिल जाएगी, जैसा टमाटर चाहते हैं वैसा टमाटर मिल जाएगा। तो हमने उससे अधिक अपना श्रम लगाया, समय लगाया, मानसिकता प्रकृतिता की बनी रही, और जिसके लिए कमाया वो हमें सब दो मिल सकता है। लेकिन रोटी से संबंधित, आहार से संबंधित, औषधि, मकान, ये तीनों उसके लिए आफत है। शहर का मकान बनेगा, पूरे जीवन भर की कमाई लग जाती है। एक छोटा सा प्लाट खरीदेगा, करोड़ों रुपए लगाएगा। हमारे मकान जैसे देहात में बनते हैं, इसको न माना जाए तो ये 3 महीने 4 महीने में बन जाते हैं। पहले से लिपटे से बांस लगा के रखिए, 4-5 साल चलेगा और खाने फिर दोबारा लगा। इस तरह से अगर हम देखें तो नौकरी के थ्रू इसमें 700 घंटे में हम अध्ययन कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, स्वतंत्रता है हमें, चाहे जो कुछ भी काम कर ले। उसमें कितने बचे, 3,000 को जैसे कितने थे, 87 घटा देते इनका मन है, तो कितने बचे, 2200 घंटे के आसपास बच रहा है। तो इसमें घाटा है कि इसमें घाटा है। और एक तो ये, तो इसलिए खेती करना हमारा ये कहना है कि जो पैसे के द्वारा हम जो वस्तुएं प्राप्त होते हैं उससे हम तृप्त नहीं होते। मैंने किसी को भी तृप्त होते नहीं देखा कि कोई तृप्त हुआ पैसा कमा के, ठीक है। एक तो ये मोटा मोटी गलती आकलन कर सकते हैं जिस चीज में आती है। हाँ, ये भी सही बात है। तृप्त होने का मतलब है जिससे हमें खाते ही एक एहसास होता है कि हमने कुछ खाया है, खाने के बाद भी
फिर दोबारा खाने के लिए, फिर दोबारा खाने के लिए भी इच्छा होती है। तो मनुष्य का शरीर ऐसा डिजाइन होता है, उससे मन से जो उसका तादाद में रहता है, तो दोबारा दोबारा खाने की इच्छा का मतलब है हमने जो खाना खाया है उसमें पौष्टिकता नहीं रही। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन शरीर की पौष्टिकता को, खाने की पौष्टिकता को पहचान लेता है। तो यदि हमारा आहार पौष्टिक है तो बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। बार बार खाने की इच्छा का मतलब है मन पढ़ रहा है कि शरीर में कोई कमी है, अब ये खाऊं, अब ये खाऊं। और इसी वजह से जो बाजार से खाना आता है उसको बार बार खाने की इच्छा, बाजार से जो पानी आता है उसको बार बार पीने की इच्छा होती है। कुएं का पानी पीजिए आप, कि एक बार के पीने से आपको 8-10 घंटे, मुझे अभी अच्छी तरह से याद है कि जब हम इलाहाबाद में पढ़ते थे तो पानी बिका नहीं करता था उस समय, तो यहाँ से हमें ध्यान ही नहीं आता है कि बीच में कभी प्यास लगती थी। मैं बहुत ध्यान करता रहा, तो पौसाले और रेलवे स्टेशनों में और हैंडपंप तो तब होते नहीं थे, पौसाले चलते थे, कभी पानी लेके चलते थे क्या, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो इसके माने तब का पानी 6 घंटे 8 घंटे तो चलता था। एक बार का पिया हो तभी ना इलाहाबाद से यहाँ तक पास नहीं लगती थी, दिखता था क्या पानी, बोतल में तो कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो कुएं का पानी, तालाब का पानी, झरनों का पानी तृप्ति देता है, ट्यूबवेल का पानी तृप्ति नहीं देता है, बार बार पीने की इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पौष्टिकता नहीं है, मन संकेत पढ़ लेता है। इसी तरह खाने में होता है, मन पढ़ लेता है शरीर की पौष्टिकता पूरी नहीं हुई, तो अगर हमने कम पौष्टिक आहार या जहरीला आहार या किसी तरह का आहार लाते हैं तो बार बार खाने की इच्छा होगी। ये तृप्ति और पेट भरने में अंतर है। पेट तो भर गया, तृप्ति नहीं हुई। ठीक है, ये ठीक है। अब इसको हमने ऐसे कैलकुलेट करके देखा कि नौकरी में हम अपनी पूरी मानसिकता को गिरवी रख देते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो दूसरा एक और काम होता है, हम जहाँ पैदा हुए हैं उसी को विकसित करने के लिए ना पैदा हुए होंगे, उस परिवार को, उस गाँव को, उस समाज को, उस देश को, और हम डिस्प्लेस हो गए। यहाँ पर हम अपने बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो सोच नहीं रहे हैं तो क्या यहाँ का विकास, यहाँ पर हमारा चिंतन नहीं जाएगा? पैदा तो हम परिवार की समृद्धि के लिए भी हैं, गांव की समृद्धि जिस समाज में है उस समाज की समृद्धि के लिए, जिस देश में है उस देश की समृद्धि के लिए, और हम वहां से शिफ्ट हो गए तो मन हमारा कहाँ जाएगा? स्वाभाविक रूप से सभी नौकरी वालों को से पूछिए उनका मन कहाँ लगता है। और सबसे बढ़िया पहचान है कि पूरी उम्र बीतने के बाद वो मरना कहाँ चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वहीं के लिए वो पैदा हुए थे, वो बेचारे भटक गए, दूसरों के लिए काम करते रहे, अपने लिए तो काम ही नहीं कर पाए। तो अंत में भी अतृप्ति की पीड़ा ही रही आती है। ठीक है ये तो पौष्टिक। अब उल्टा सोचते हैं, यदि हमारे आहार में पौष्टिकता है, मैं आपको एक उदाहरण से जहाँ से मेरी बातें पकड़ में आई वो बताऊं। मेरे एक मित्र हैं सागर भट्टाचार्य जी, वो बंगाल के रहने वाले हैं, जीवन विद्या से बहुत पहले से जुड़े हैं। यहाँ 1995 के आसपास आते थे, 4-5 साल तक लगातार आते जाते थे। जब वो आते थे तो बार बार खाते थे, 2-3 दिन तक। 2-3 दिन के बाद बार बार खाना उनका ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। हाँ, यहाँ पर परंपरा है 2 बार खाना और दिन भर पचाना। माने एक ही बार में इतनी पौष्टिकता है दाल में, रोटी में, घी में, दूध में, कि इसको पचाने के लिए 8 घंटे मना ना करेगा कुछ खाने के लिए, तो मन ही नहीं करेगा। यदि मन नहीं करता बार बार खाने का तो मान लीजिए मन ने पहचान लिया कि शरीर की आवश्यकता पूरी है, नहीं तो भागेगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे कभी मीठा खाने का मन करता, क्यों? शरीर की जरूरत। तो इस तरह से तृप्ति और पेट भरने में, ठीक है। तो अब हम खेती से क्या क्या पा सकते हैं? सीधे सीधे खेती से होता क्या क्या है? क्या पैसा खेती में पैदा होता है? हाँ पैदा हो सकता है। पैसा क्या है? पैसा माने मुद्रा, क्या है?
पैसा जरूरत पूरा करता है। कल्पना करिए आप एक ऐसे रेगिस्तान में हैं जहाँ पर आपके पास 5,000 करोड़ रुपया रखा है, चाहे अंबानी वाला पूरा आपको दे दिया गया, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना भर नहीं है, पूरी कर देगा आवश्यकता? तो शरीर बदलने के साथ आपके साथ नहीं जाए तो पैसा, खैर ये तो मजाक है, लेकिन पैसे की एक कल्पना करिए, पैसा है क्या, कैसे आया होगा हमारे बीच में, पैसे की कॉन्सेप्ट कैसे आया होगा? इसकी कोई वास्तविकता है क्या? ये वस्तु के रूप में है क्या? कुछ बदल गए हैं आप मुनीष जी? कोई आवश्यकता नहीं पूरी होती इससे, तो ये काहे के लिए आया? यस, तो पैसा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है? सब लोगों ने आपस में तय कर लिया है कि इस वस्तु को हम के बदले में इतनी वस्तु दे देंगे। तो इसकी कितनी औकात है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, माने साधन है वस्तु को इधर से उधर करने का। ठीक, अभी कहां से लेते हैं हम पैसे को माध्यम बना के? तो पैसा कोई वस्तु नहीं है, पैसा एक मनुष्य का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें ज़्यादातर लोग सहमत हो गए हैं। इस सहमत होने के कारण से उसके अस्तित्व को मान लिया है। गलती यहाँ से शुरू होती है कि उसको साध्य मान देते हैं। वह कंट्रोल करने का, हमारे कंट्रोल में आने का, दूसरों को कंट्रोल में करने का साधन बन जाता है। जब कुछ लोग इसको इस पर अधिकार कर लेते हैं और कुछ लोग इसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं कि रोटी चाहिए तो पहले पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए तो पैसे पहला चाहिए। दोनों के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। जो पैसे के लिए दौड़ रहा है वो भी नहीं विचार कर पा रहा है, और जिसने पैसे को कब्जा कर रखा है वो भी वहीं खड़ा है, उसकी भी कोई गति नहीं है। दोनों एक ही जगह खड़े, दोनों की अंत में दुर्गति है, दोनों अतृप्त हैं। अगर कोई सोचे कि पैसे की अधिकता वाला सुखी हो जाता है तो पैसे की कमी वाला, दोनों का एक ही हाल होता है। क्योंकि पैसा वस्तु नहीं है, पैसा एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हमने ही पैदा किया है, अस्तित्व ने नहीं पैदा किया है इसको। क्या प्रमाण है इसका? पहले हम किसी पत्ते को महत्वपूर्ण एक्सचेंज का साधन मानते थे, फिर किसी लकड़ी को मानने लगे, फिर पत्थरों को मानने लगे, समंदर में प्राप्त होने वाले हीरा मोती फलाना ढिमाका, फिर हम सोने में आ गए, फिर अब हम काहे में हैं? कागज में आ गए, अभी भी आगे पता नहीं क्या क्या बदल सकते हैं, क्रिप्टो में आ गए। पता नहीं चलता, अंक आते हैं केवल। हाँ, केवल वर्चुअल आता है, जाता है, चला गया चला गया, ठीक है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे ही उसको साध्य के रूप में हम स्वीकारते हैं वैसे ही हम फंस जाते हैं। दूसरा, पैसे के माध्यम से कहां से मिलता है? बाजार से। बाजार क्या है? लेन-देन करने की जगह। बाजार ऐसी जगह है जहां पर उपभोक्ता भी लूटा जाता है, उत्पादक भी लूटा जाता है, और लुटेरे आपस में एक दूसरे को लूट कर मर जाते हैं। बाजार का मतलब परिभाषा है, बता रहा हूं, क्योंकि बाजार भी किसका कॉन्सेप्ट है? बाजार की वास्तविकता है क्या? बाजार एक तरह की मानसिकता के, लोभी लालच मानसिकता के लोग एक जगह रहने लगते हैं, उसको कहते हैं बाजार। तो उपभोक्ता भी वहाँ जाता है, वो भी लूटा जाता है, उत्पादक भी जाता है, वो भी लूटा जाता है, और वहाँ जो रहता है उनका आपस में इतना कंपटीशन रहता है कि बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को, अच्छा तुम्हें 3 रुपए के लिए मैं 2.5 रुपए में ले जाऊँ, तो
छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को लूटता रहता है और अंत में सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाता है। ठीक है ना? आपने किसी गांव को मरते देखा है क्या? लेकिन पूरे इतिहास में शहर मरे हुए दिखाई जाएंगे आपको, क्योंकि शहर नष्ट होने के लिए है। वहाँ पर मत्स्य न्याय चलता है, वहाँ पर कोई संबंध नहीं होता है। वो तो वहाँ पर एक भीड़ है जो लालच के लिए एक दूसरे को नोचे। सगे भाई भी अगर पड़ोस में दुकान खोल लेते हैं तो वो भी मत्स्य न्याय ही करते हैं, कोई रिश्ता पिस्ता नहीं होता है। होता है कोई? नहीं होता है। तो बाजार क्या है? हाँ भैया, अभी क्लास चल रही है, मैं बात करता हूँ। तो बाजार क्या है? ये भी क्या है? मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। क्या कहते हैं इसको? प्लेस ऑफ एक्सचेंज। ये मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये प्लेस ऑफ एक्सचेंज। ठीक? तो पैसा एक कॉन्सेप्ट है, बाजार। और व्यापार क्या है? व्यापार क्या है? इधर का माल उधर, इसके अलावा होता है कोई व्यापार? उत्पादक से कम कीमत पर लेना, उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत पर बेचा। व्यापारी ने क्या किया? कुछ किया नहीं, इधर का माल उधर किया। तो व्यापार भी क्या हुआ? वो भी एक्सचेंज है, वे ऑफ एक्सचेंज। अब इनके आधार पर जो भी सभ्यता खड़ी होगी, क्या वह टिकाऊ सभ्यता होगी? क्या इससे तृप्ति पा जाएंगे? किन तीन चीज़ों पर? बाजार पर आधारित, व्यापार पर आधारित और पैसे पर आधारित जो भी जीवन शैली हम अपनाएंगे, क्या उसमें स्थिरता होगी? और चाहते क्या हैं हम? क्या निश्चयता होगी? चाहते क्या हैं हम? स्थिरता और निश्चयता इन आधारों पर नहीं बनेगी। अब इसके उलट जाएं। यदि हम सीधे रोटी कमाते हैं तो तृप्ति हो सकती है, संभावना तो है कि हम अपनी आवश्यकताओं का आकलन कर लें। रोटी, सब्जी, दालें, मसाले जो भी हमारे एरिया में पैदा होता है उसको तो हम पैदा कर ही सकते हैं। कम समय में पैदा कर सकते हैं, कम परिश्रम में पैदा कर सकते हैं और उससे तृप्त हो सकते हैं। कपड़ा भी हम पैदा कर ही सकते हैं। अंततः कपड़ा आता कहाँ से है? किसी न किसी खेत से ही आता है। तो उसके लिए भी हम पैदा कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत पराश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। मकान भी ये हमारी चॉइस है। हम अभी कंकर और मिट्टी का जो मकान बनाने लगे, कब से बनाने लगे? 50 साल, मुझे लगता है 50 साल से भी नहीं है ना। 1990 के बाद पक्के मकान का भूत चढ़ा है। सरकार ने इसको बूस्ट कर दिया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान अनिवार्य कर दिए, उसमें सारा का सारा झंझट खड़ा हो गया। इसके पहले तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले गांव में 50-60% तो कच्चे मकान ही थे और पीढ़ियों से चल। मेरे पास एक ऐसा मकान है जो 300 साल से कम का नहीं है। हाँ, अभी भी है, गिरता भी नहीं है, नो गिराए से ना गिरेगा। और इतनी चौड़ी से भैया कम दीवार नहीं है उसकी, इतनी चौड़ी, मतलब उस दीवार के भीतर अलमारी बन गई है खोद के इतनी चौड़ी दीवार है उसकी। शानदार, नाम ही उसका बंगला है। हाँ, आशीष जी देख आए हैं उसको रेवई में। तो मकान भी हमारी बाई चॉइस, हम ज़बरदस्ती इस टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में हम रहते हैं, जाड़ों के लिए दुखदाई है कि नहीं ये पक्के मकान? गर्मी के लिए दुखदाई है कि नहीं? केवल बरसात के अनुकूल हैं, बाकी 2 सीजन के लिए प्रतिकूल हैं। केवल बरसात। हमें कच्चे मकान में जो प्रॉब्लम थी वो बरसात की थी।
तो इतना जोड़ लेते कि बहुत आविष्कार हो गया है, तो पानी चूने कुछ कर लेते, पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। रूप बदल लेते, रूप बदल लेते तो मेरे ख्याल से बाकी सब सही था, बाकी सब सही था। रूप नहीं था, बंदर आ जाते हैं तो तोड़ जाते हैं, चूने लगता है, बिल्ली तोड़ देती है, खपरे में प्रॉब्लम थी तो खपरे को बदल लेते, पूरा बदलने की क्या ज़रूरत थी। बंगला तो नहीं है हमारे पास, हाँ, लेकिन 200 साल पुराने घर में हम आज भी रहते हैं। बताइए, वो तो कच्चा ही होगा, वो तो कच्चा ही होगा। कच्चा है। ये दीजिए, 2 मंजिला है। पोर्शन पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ पोर्शन थोड़ा पक्का कर लिया गया। बताइए, उल्टा हो गया कभी होता क्या ना, जो लोग आते हैं जहाँ बैठते हैं उनको लगता है कि ये हम पक्के मकान में बैठे हैं। पुराने जो है तो लोग हैं, लेकिन बाकी वो केवल उतना ही बना हुआ है, किचन हाँ। और जो बाथरूम और बाकी लोगों को बैठने का। जी, जी। सब उसी तरह का 200 साल से। जी जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो स्वयं है। शादी न हो, हाँ, वो वही प्रॉब्लम हो गई। वो भी है। ये 1900 लड़की वाले आगे जी देखता है। जी जी, और वो भी जो बना वो 20-25 साल जो आप कह रहे हैं ना, वही टाइमिंग है। वही टाइम 1990 के बाद ये भूत चढ़ा है, उसके पहले ये भूत नहीं था ज़्यादा। खैर, तो कुल मिला के हमारा आपका ध्यान आकर्षण करवाना ये है, पैसे पर आधारित जीवन पद्धति, बाजार पर आधारित जीवन, व्यापार पर आधारित जीवन स्थायित्व तो नहीं देता है। इसमें सब कुछ होने के बाद भी खालीपन का एहसास होता है। जैसे बहन जी पूछ रही थी कि तृप्ति और पेट भरने में अंतर है, वैसे ही पैसा है, तृप्ति नहीं है, ये अंतर होता है। इसलिए, और खेती में क्या होता है, सीधे सीधे रोटी, सीधे कपड़ा, सीधे मकान, सीधे औषधि। अब अगर समाज में ब्याह व्याह नहीं होता है तो भैया दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण के लिए पैसा कमा लिया जाए, उसके लिए ये छोड़ के जाने की क्या जरूरत है। अभी जो संकट पैदा हो गया, घर में 10-10, 15-15 एकड़ ज़मीनें हैं और इसके लिए भाग गए, इसको छोड़ के, ये ना दिक्कत है, इसको छोड़ के चले गए इसको लेने। हम कह रहे हैं इसके साथ में ये ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका विस्तार कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे जैसे हमारी समाज गति बनती है, जितना जैसे हमें आपको अब कुछ बताना है तो बोर्ड चाहिए, आपको वहाँ से लाना है तो गाड़ी चाहिए, भेजना है तो गाड़ी चाहिए। समाज गति के विस्तार के साथ में ये शोभनीय है। समाज गति नहीं है और हमारे पास कार खड़ी है तो स्वयं में बोझा है, वो समाज के लिए हम उपयोगी नहीं हुई हैं। समाज गति का मतलब समाज के लिए उपयोगी होना। यदि हम समाज के लिए उपयोगी हैं तो फिर हमें ये शोभनीय है, दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण। यदि हम समाजोपयोगी काम नहीं कर सकते हैं तो ये भार है। और मैं समझता हूँ, मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूँ, आप लोग करते हो या ना करते हो, बीच में हमारा मन हुआ कि हम कोई सामाजिक काम नहीं करेंगे, तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि पहले तो कार भगाओ यहाँ से, ये काहे खड़ी है यहाँ। मुझे तो ये आशीष जी आए, नमस्कार जी, आइए आई भैया। तो आशीष जी आए तो आशीष जी ने कहा कि चलो तुम्हारे यहाँ से ये कार हट गई, मैं बनवाई देता हूँ। इन्होंने बनवा के रख दिया, नहीं तो मैंने तो मन से उसको स्विच ऑफ कर दिया था कि जब हमें कहीं जाने नहीं है तो कार काहे को बेकार में खड़ी है, ये रहेगी तो इसके बीमा का पैसा देना है, इसका टायर बदलना है, इसका ये बैटरी, खड़े खड़े बैटरी चली जाती है। तो हमने कहा इसको हटाना है, तो उन्होंने रोक लिया। तो हमने कहा ठीक है भैया, सार्वजनिक उपयोग हेतु रखिए, मेरे उपयोग से बाहर है। तो ये जो सामाजिक जितनी उपयोगिता बढ़ती है उसके अनुपात में दूरदर्शन, दूरगमन और दूरश्रवण शोभनीय है, अदरवाइज ये भार है। जैसे शौक में हम ले लें ये कैमरा, अभी जनक जी और शालिनी जी तो इसका बहुत बेहतरीन उपयोग कर रही हैं, समाज के लिए उपयोगिता है। मैं रख लूँगा तो क्या करूँगा, 62 साल की उम्र में 10 साल इसको सीखूँगा। आफत और हो गई एक तो, जिसमें हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, ये सीखने में लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम पैसा कहाँ से आता है? हाँ देखिए, बहुत बढ़िया। अब पैसे के बारे में थोड़ा सा इनका मन है कि और डिटेल किया जाए। पुष्पेंद्र भाई के संकेत से हम ये लेते हैं कि अभी थोड़ा और, पैसा कितने प्रकार की, मुद्रा कितने प्रकार की होती है, पैसा धन कितने प्रकार का होता है।
तन भी एक धन है, मन भी एक धन है, और प्राकृतिक ऐश्वर्य भी एक धन है। गोधन गज धन बाज धन, ये सारे धन हैं। तो धन कितने? तो किसान का धन क्या है? गाय, भैंस, जमीन, बकरी, मुर्गी, ठीक। इसको क्या करेंगे? ये बढ़ता हुआ धन कहलाता है। आप एक लेंगे, अगले साल 2 हो जाएगी। कोई भी धन ऐसा नहीं है जो स्थिर रहता हो, या तो बढ़ता है तो घटता है। तो घटने वाला धन कौन सा है? अब घटने वाले धन वाला मालिक ज़्यादा अमीर होगा कि बढ़ने वाला धन वाला? एक गाय ले लीजिए, अपने आप 2 हो जाएंगी वो। एक भैंस लीजिए, 2 हो जाएंगी। एक ज़मीन ले लीजिए, वो हर साल कुछ ना कुछ देगी। एक दाना डाल लीजिए, 4-10 दाना 100 दाना हो ही जाएगा। वो बढ़ता हुआ धन है। और दूसरा कैसा है? मुद्रा जिसको कहते हैं, ये घटता हुआ धन है। आप 10,000 रुपये लीजिए, शाम तक रह जाएगा वो ऐसा। अच्छा, मैं कहता हूँ आप बिल्कुल खर्चा ना करिए, तो भी क्या वो सुरक्षित है? नहीं। अमेरिका की तुलना में पैसे की वैल्यू घट गई, अब क्या करेंगे आप? बैठे बैठे उसका क्षरण हो जाता है। आपकी समझ में वो 100 रुपये है, लेकिन उस 100 रुपये से जितनी वस्तु मिलनी थी, पता चला दूसरे दिन वो मिल ही नहीं रही, क्षमता भी कम हो गई। तो स्वयं बैठे बैठे घट जाता है। तो वो घटता हुआ ही धन है। तो एक माने वास्तविक धन क्या है? प्राकृतिक ऐश्वर्य। तो पैसा जब हम यहाँ कहते हैं तो मुद्रा से लेना देना है इसका। मुद्रा का मतलब प्रतीक मुद्रा, ठीक। तो पैसे के लिए बाजार और व्यापार, इन तीनों के आधार पर हम सुखपूर्वक, निरंतर सुखपूर्वक जी नहीं सकते हैं। जो हमारा मूल लक्ष्य है, यही हमारा ध्यान दिलाने का यहाँ पर काम था। तो खेती से ये नहीं पैदा होता, यह भी दूसरा एक छुपा हुआ इसका बात है। तो खेती से क्या पैदा हो सकता है? जिसको ये लगता है कि खेती से पैसा पैदा कर लूँगा, वो एक भ्रम है, नहीं पैदा होगा। खेती से तो कोई वस्तु पैदा होगी। आपके पास पैसे की कमी है तो आगे बताया जाएगा, उसका एक तरीका होगा, उसको कैसे पैसे कन्वर्ट में कर लें। लेकिन खेती से पैसा, खेत से अपेक्षा करना, इसका उत्पादन बढ़ा के पैसा पैदा कर लूँ, एक भ्रम। एक कल्पना बताइए आप, जितने आपके आसपास के गांव हैं, ज़्यादा ज़मीन वाले ज़्यादा कर्जे में हैं कि कम ज़मीन वाले ज़्यादा कर्जे में? सोचिए ज़रा। ज़्यादा ज़मीन वाले कर्जे में हैं। आपके 100 एकड़ है ना, 100 एकड़ वाले के ज़्यादा कर्जा है कि 20 एकड़ वाले के? ये क्या जादू है भाई? जबकि अपेक्षा तो यह है कि 100 एकड़ में ज़्यादा पैदा कर लेंगे। आप भी सोचिए, आप भी अपने आसपास कल्पना कीजिए, ज़्यादा ज़मीन वाले ज़्यादा कर्जे में हैं कि कम ज़मीन वाले ज़्यादा कर्जे में? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ पैसे के लिए खेती की गई है। ठीक है ना? तो खेत से पैसा नहीं पैदा होता, खेत से वस्तु पैदा होती है। तो अपने दिमाग में हम पहले से ही बैठाल के रखें कि क्या उस तो वस्तु पैदा करना है बेहतरीन, तो क्या करना पड़ेगा? आसपास के वातावरण को जानना पड़ेगा, ऋतुओं का ज्ञान करना पड़ेगा, ज़मीन की क्वालिटी का अध्ययन करना पड़ेगा, ज़मीन में कैसे उर्वरता बढ़ती है इसका ज्ञान करना पड़ेगा, उर्वरता बढ़ाने की कौन सी सरलतम विधियां हो सकती हैं उसका ज्ञान करना पड़ेगा, कब जुताई करें कब बुआई करें इसका ज्ञान करना पड़ेगा, तब ना उसके रिजल्ट में आएगा ये। तो हमारा ध्यान कहाँ है? क्या बाजार में ज़्यादा महंगा बिका? पैसा पहले दिन से पैसा ही हुआ दिमाग में। लहसुन अगर महंगी हो गई तो सारे के सारे खेड़ूत लहसुनमय हो जाएंगे उस साल। प्याज अगर महंगा हो गया तो प्याजमय हो जाएंगे। और बाजार किस आधार पर चलता है? डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, पैसा ज़्यादा। डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, पैसा कम। आपने सबने बो दिया प्याज, तो अगले साल प्याज का क्या हाल होगा? खुदाई नहीं मिलेगी। इसी साल नहीं हुआ। कहाँ गए आशीष जी? वो भी, हाँ, आशीष जी भी इस रोग के रोगी हैं। 40 कुंटल
ठीक है ना। तो इसलिए तो उसका प्रमाण कहाँ से आया। अब छोटा काश्तकार क्यों मजे में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो अपने घर के लिए खेती करता है। लहसुन भी अभी पिछले साल 200 रुपये किलो खरीद का लगाया, अब 15 दिन पहले तक 50 रुपये किलो रही, इस हफ्ते से 120-150 हो गई। अब लगाने का समय आ गया ना, अब किसी के पास नहीं है। ठीक, 3 दिन पहले खरीद के लगवाया हूँ। हाँ, क्या भाव खरीद के लगवाए हैं? 150 रुपये। और उसके पहले लिया था 50 किलो 70 रुपये किलो के साथ, वो घट गई तो फिर 10 किलो और हो। ठीक है, तो जो बाजार के लिए खेती करते हैं, पैसे के लिए खेती करते हैं अथवा व्यापार के लिए खेती करते हैं, तो उसका हाल क्या होता है, अंत में कहाँ फंसता है, बैंक के ब्याज में। और ब्याज क्या होता है, सोती है क्या ब्याज कभी, बढ़ती जाती है। तो वो फंदा लगातार रोज का रोज का कसता रहता है, एक दिन टें बोल जाता है आदमी। ब्याज भर के लिए भर कमा पाता है और इसके अलावा नहीं कमा पाता। तो खेती को भैया कहाँ से मुक्त करना है, पैसे से, बाजार से, व्यापार से खेती को मुक्त करना है। और खेती से सीधे ये चीज़ें पैदा करनी है, और जो कम पड़े तो फिर इसका जुगाड़ करना है। जुगाड़ किस आधार पर करना है, हम जितने उपयोगी हो जाएं उतने मात्रा में पैसा ले आएं। बहुत सारे तरीके निकलते हैं। उसके लिए गांव छोड़ने की क्या ज़रूरत है, खेती छोड़ने के लिए क्या ज़रूरत है, कोई ऐसा तरीका निकालें कि वहीं पर ले आएं। यही हम सबका इसलिए खेती करें कि उससे हम तृप्त होंगे और माने हम स्थिर स्थायी रूप से सुखी रह सकते हैं। मन में, तन में और विचार में स्थिरता है। आइए, तो खेती करने का लक्ष्य क्या है, समृद्धि के लिए खेती। समृद्धि क्या हुई, इनकी अधिकता ही समृद्धि है। समाज के लिए खेती, सामाजिक उपयोगिता बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, समृद्धि का प्रमाण क्या आता है, उपकार में। जितने उपकारी हो रहे हैं माने हम समृद्ध हो रहे हैं। कभी भी पैसे वाला उपकारी नहीं दिखेगा। पैसे वाला क्या करता है, कहीं कंबल बांट देगा, उपकार का नाटक करता है, कहीं एक ठो रामायण पाठ करवा देगा, करोड़ों रुपए का मंदिर बनवा देगा, बेटी के शादी में 100 करोड़ खर्चा कर देगा, लेकिन उसको पड़ोसी के घर खाना पहुंचाना है, ये सही आदमी नहीं है। ये तो मुझे शराब पीते दिखा था, इतनी उसमें मीन में एक निकालेगा, उपकार नहीं कर सकता है। अपनी ख्याति के लिए है वो पैसा देता है, चाहे कंबल बांटता हो, चाहे मकान वो बनाता हो, चाहे कुछ करता हो। कहते आधे घंटे बाद बात करो, है ना। तो उपकारी, तो समृद्ध व्यक्ति क्या करता है, उपकारी होता है। उपकार ही सुख है, उपकार पूर्वक जीना ही शांति है, उपकार पूर्वक जीना ही आनंद है। यही स्थायी जीवन का स्वरूप है। अब उपकार की एक लंबी परिभाषा है, उसके लिए आपको एक जीवन विद्या नाम का एक और जिसको सह अस्तित्ववाद कहते हैं, उसके डिटेल में शालिनी बहन है, वो ज़्यादा बता देंगी। हम समृद्धि और उपकार का जो मूल स्वरूप, जहाँ से बिना उत्पादक हुए समृद्ध नहीं हो सकता है, हमारा काम ये बताना है कि बिना उत्पादक हुए पैसे वाले को समृद्ध देखा है आपने कभी? समृद्ध का प्रमाण बता दिया, उपकारी होगा वो। उपकारी का पहला प्रमाण उसके पड़ोस में छलकेगा, उसके घर में छलकेगा, उसके घर में, उसके भाइयों में, उसके भतीजों में, उसके रिश्तेदारों में, उसके गांव में छलकेगा। जिस गांव में रहता है उस गांव में क्या क्या, और लोग बताएंगे उसके बारे में। हमारा प्रमाण गांव वाले हैं, हमारा प्रमाण हमारे नाती जो घूम रहे हैं वो हैं, लड़का है हमारा, ये जो काम कर रहे हैं सब लोग ये हैं, मित्र हैं हमारे। मैंने 3 लाख रुपए दिए, अखबार में निकल गया, 3 लाख रुपए के कंबल बांटे, उससे मैं क्या तृप्त होता हूँ? नहीं, वो एक छपास रोग लग जाता है उस रोग का पीड़ा रोग। ठीक है, तो इसलिए खेती करें कि समृद्ध हों और उपकारी बने।
कितना है अभी? सम्मा तो अपना हमें प्रेरित करते हैं, वो तो हमारे चिंतक हैं। हाँ नौकरी करो चाहे करो, घर से बाहर जाओ जी। तो देखिए, हम ये पूरी की पूरे दुष्चक्र। प्रश्न को रिपीट कर दीजिए, उन्होंने क्या पूछा? पुष्पेंद्र भाई पूछ रहे हैं कि ऐसे समय में हम क्या करें, बच्चे क्या करें जिनके माता पिता ही नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं। जो नौकरी नहीं करेगा उसकी शादी ही नहीं होगी, चाहे वो कितने बड़े काश्तकार का लड़का हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या करें ऐसी स्थिति में? आप ही लोग बताइए क्या करें, क्या किया जा सकता है? चुपचाप उस विशियस सर्किल को जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जा रही है, हम अपनी पीढ़ी में भी उसको पास आउट कर देंगे तो अगली पीढ़ी के लिए वो संकट बनेगा। तो सबसे पहला उत्तर तो ये मिलता है कि भाई इसको हम इस मिथ को बदलेंगे। इस मिथ को कैसे बदलेंगे? समृद्धिपूर्वक रह के बदलेंगे। हम अच्छे से खेती करेंगे, भरपूर उत्पादन लेंगे और उपकार पूर्वक जिएंगे ताकि हमारी चारों तरफ ख्याति हो। उस ख्याति के प्रतिफलन में सब लोग ऐसा ही बनना चाहते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम अच्छे से जी कर दिखाएं कि हम बेहतरीन जीते हैं, जैसे मैं जी ही रहा हूँ। अभी आप कई लोगों से मिलेंगे, 2-3-4 दिन में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलें जो खेती से ही वो समृद्धि के एहसास पूर्वक जी रहे हैं। इसीलिए मिलाते हैं लोगों से कि अकेले ऐसा ना हो जाए कि मैं कोई स्पेशल आदमी हूँ इसलिए हो गया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल मूल्यांकन नहीं हुआ है, सभी ऐसे हैं। उत्पादक होगा तो समृद्ध होगा ही, उत्पादक होगा तो उपकारी होगा ही वो। अब उसके उपकार का मूल्यांकन ही नहीं होता है। जैसे किसी काश्तकार ने पेड़ लगाया तो उसने ऑक्सीजन भी दिया ना समाज को, उसका क्या प्रतिफल मिला उसको? जैसे उसने तालाब बनाया तो तालाब बनाते ही उसने हजारों जीव जंतु पाले और अगली पीढ़ी का पानी सुरक्षित किया कि नहीं किया? उसको क्या मिला? उसका मूल्यांकन हुआ क्या? तो अभी पूरी दुनिया में, देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में अनुत्पादक वर्गों का मूल्यांकन होता है, उत्पादक वर्ग का मूल्यांकन नहीं हुआ। उसका प्रमाण कहाँ है? भारत के संविधान में किसान शब्द परिभाषित ही नहीं है। अभी खेड़ूत शब्द परिभाषित नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ खेड़ूत, किसान। और कर्नाटक में क्या कहे जाते हैं? रैयत। महाराष्ट्र में क्या कहे जाते हैं? सब जगह नाम अलग है, पटेल कहीं पर कहे जाते हैं। तो ये किसान परिभाषित नहीं है। सब जगह अलग नाम है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन कोई परिभाषा हो इस संविधान में नहीं है। और कहा क्या जाता है यह देश किसका है? किसानों का। और किसान परिभाषित नहीं है। ये प्रमाण है कि किसान शब्द का मूल्यांकन नहीं है। यह एक भारी अंतर्विरोध है। तो हम सबको क्या कर सकते हैं? इस बात की स्थापित कर सकते हैं कि इस देश की कितने प्रकार से सेवा, या धरती की। किसान हरदम वैश्विक होता है। जब वो पेड़ लगाता है तो भारत को भर थोड़ी देता है, पूरे विश्व को ऑक्सीजन देता है। जब वो पानी रिचार्ज करता है तो पूरी धरती का पानी रिचार्ज करता है। जब वो खाद्यान्न उत्पादन करके तो कई जीव जंतु मनुष्यों को पालता है। पशु पालता है तो पूरी दुनिया के लिए पालता है। लेकिन उसका मूल्यांकन कैसे होता है? पैसे के आधार पर। तो पैसा उसके पास रहता नहीं है, हालांकि वह बढ़ते हुए धन का मालिक है। लेकिन हमने अभी अर्थशास्त्र ऐसे पढ़ाए हैं कि उस अर्थशास्त्र में मरी हुई चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है, जिंदा चीज़ की कम है। पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था से ज़्यादा मूल्यवान समझा जाता है। तो उस अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम है। हमें बदलना है अर्थशास्त्र, हमें बदलना है शीशा, हमें बदलना है अपनी नाक। हम शीशा पोंछ रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? इस मिथ को बदल सकते हैं पुष्पेंद्र भाई। अच्छे से खेती करके, अच्छे से इसको समझ के और अपना मूल्यांकन पूरा हो, इसके लिए गरिमा जगाएं। हम किसानों की गरिमा जगाए। इस जो आवर्तनशील खेती का अभियान है, इसके पीछे गरिमा जगाना ही इसका मूल लक्ष्य है। हम आपके साथ बैठे हैं, उसका मूल लक्ष्य ये है कि हम तो एक दूसरे का सम्मान करें। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो सब सम्मान करने के लिए बाध्य हैं।
इस तरह से हम पैसे के आधार पर, अच्छा माता पिता क्यों चाहते हैं नौकरी करे? क्योंकि समाज में उसका मूल्यांकन है। तो हम मूल्यांकन का तरीका बदलें और संविधान में बदलाव के लिए एक अभियान भी चलाएं। तो उसके लिए बहुत सारे लोकतांत्रिक तरीके हैं। हम सब चिट्ठियां लिख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, कि भाई हम तो तालाब भी बनाते हैं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? भाई हम तो पेड़ भी लगाते हैं, तो क्यों ना इसको किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित कर दिया जाए। जैसे ही किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित होगा, आपके प्रश्न का उत्तर है बेटा, सम्मान कैसे मिलेगा? जब राष्ट्रीय कार्य घोषित होगा तो क्या होगा? लोकसभा में 12 सांसद प्रतिवर्ष नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति और रूलिंग पार्टी के सहयोग से। यदि राष्ट्रीय कार्य में किसानी आ गई तो किसान भी जाने लगेंगे। एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना, और किसान अगर वहाँ पहुँच गया तो अपनी पॉलिसी तय करेगा। अभी किसानों की पॉलिसी कौन तय करता है? गैर किसान, कोई किसान नहीं है। इस वजह से ये लगातार किसान टूटता चला जा रहा है। तारीफ हम किसानों की करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल की करते हैं, लेकिन जी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से इसको कहीं ना कहीं से तो तोड़ना पड़ेगा ना। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, उपमाएं तो गजब की देते हैं। चूहे की पालसी बिल्ली बनाती है। तो पालसी तो बिल्ली बनाए अपनी, चूहे बनाए अपनी जी। तो ये कारण है। और कुछ? किसान होना गौरव की बात है। किसानी करना स्थिरता निश्चयता के लिए जो आप कह रहे हैं, वो उससे किसानी से ही मिल सकता है। पैसे की कोई भी मात्रा हमको तृप्ति नहीं दे सकती है। देती है? अगर देती होती तो धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के, दोनों लड़के कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में मुकदमेबाजी कर रहे थे। अब उनसे ज़्यादा मात्रा तो किसी के पास संभव नहीं है हमारे पास। इसके माने पैसे की कोई मात्रा तृप्ति नहीं देती है। वो लड़ते ही हैं, छीना झपटी करते ही हैं। अच्छा, तृप्त व्यक्ति किसी को छीनेगा क्या? शोषण करेगा क्या? ये भी एक प्रमाण है। किसी किसान के पास जाइए, चाहे जितना गरीब किसान है, मानते हैं, वो तो नहीं मानता अपने आप को, बिना कुछ दिए आपको भेजता है अपने। और किसी व्यापारी या किसी अमीर आदमी के घर जाइए, कैसे व्यवहार करता है वो? उसको लगता है कोई सामान ना उठा ले जाएंगे। बाहरी लोग आने लगे, बड़ा सा कुत्ता पाल लेगा। डरते रहे। कुत्ते से सावधान। कुत्ते से सावधान ऊपर से लिख देगा। कभी कभी तो उसके अंदर स्वयं रहता है, बाहर लिख देता है कुत्ते से सावधान। अब भगवान जाने, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाहर लिखा है, वो अंदर कोई कुत्ता नहीं है। अर्थ लगा लीजिए आप। ठीक। साथी के हमारे लिखा था बाहर कुत्ते सावधान। उनसे पूछा कि साहब यहाँ कुत्ते ही रहते हैं क्या? ठीक है जी। तो हमारी तरफ से खेती क्यों का उत्तर है, खेती इसलिए कि हमें सुख शांति संतोष पूर्वक रहना है। सुख शांति संतोष स्थिर आनंद है। इस आनंद को प्राप्ति के लिए खेती से ही हो सकती है, बाकी किसी और तरीके से अभी तक मिला नहीं। जी। पढ़ लिख के खेती कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न उन्होंने जो कहा उसी को रिपीट कर दीजिए एक बार। ये कह रहे हैं क्या केवल पढ़े लिखे लोग खेती कर सकते हैं, या खेती क्या दूसरा है? नौकरी वाले भी खेती कर सकते हैं। एक और प्रश्न है कि जो अभी आप इससे पहले चर्चा चल रही थी, क्या सामान्य लोगों के लिए भी कोई सुझाव है कि जिससे श्रम की या उत्पादक वर्ग की प्रतिष्ठा बढ़े? हाँ, देखिए एक इक्वेशन और है, उसको भी एक इक्वेशन और है, ये मिटा दें जी। या जो अभी जीवन विद्या से नहीं जुड़े हैं तो इतना तो सुने ही होंगे कि आत्मा और शरीर का संयुक्त हैं हम। ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। तो अभी क्या है, श्रम किससे होता है? ठीक है ना। और विचार किस में होता है? तो अच्छा जीवन क्या हुआ?
श्रम धन विचार। तो कैसा विचार नियंत्रित श्रम, विचार नियंत्रित, ये क्या है? हमारा श्रम हमारे कंट्रोल में। विचार का मतलब क्या है? हमें अपने शरीर का क्या, किन अर्थों में कितना कैसे उपयोग करना है, ये हमें स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता कहाँ है? ये स्वतंत्रता है केवल किसानी में। अब एक है श्रम विहीन विचार। ये क्या हुआ? कोई श्रम नहीं है, केवल विचार विचार है। दूसरे का धन मेरी जेब में कैसे आए, दूसरे का धन मेरी कंपनी में कैसे आए, दूसरे की वस्तु मेरे कैसे में आए, मनोविज्ञान का अध्ययन करना है, मनुष्य की मूर्खताओं का अध्ययन करना है, उसको ऐसा डिजाइन बना देना है कि अपना धन अपने पास, अपने मन से आपके पास लेके चला आए। यही ना MBA है। विचार माने श्रम विहीन विचार। क्या हुआ ये? इसका नाम है नौकरी। और एक और स्थिति बनती है विचार विहीन श्रम। क्या है ये? माने हमारा कोई विचार नहीं है, एक फड़ुआ का मिट्टी वहाँ डाल दो, डाल दिया, बस उसका क्या रिजल्ट हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। इसको क्या कहते हैं? और दूसरा क्या है शब्द? वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति दूसरे के सुख के लिए अपने शरीर को अर्पित करना। नौकरी और मजदूरी में अच्छा कौन सा है? ये कैसे दो ऑप्शंस हैं? वास्तव में तो देखें तो अभी समाज में यही दो ऑप्शन उपलब्ध है। दो ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें भी तुलना करें तो ये ज़्यादा विभत्स है। अच्छा। इसने मन भी दे दिया है दूसरे के लिए, इसने तो केवल तन भर दिया है। तो मजदूर से ज़्यादा बदतर है हैं? चलिए बिचौर नियोजित कर लीजिए। मैं अपने विचार से श्रम करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है या दूसरों के विचार से श्रम करता हूँ वो अच्छा है, या दूसरों के लिए पैसे के लिए विचार करता हूँ क्या अच्छा है, और उसका प्रतिफलन क्या होता है? क्या ऐसे जीवन का प्रतिफलन सुख के रूप में हो सकता है? समाज में इसको स्थायित्व तो कभी मिल सकता है? जिस व्यक्ति ने अपने 30 साल तक किसी दूसरे के लिए आपने काम किया है, अब लौट के वो समाज आपको स्वीकारेगा कभी? मैंने किसी भी रिटायर्ड आदमी को अपने गांव में सेट होते नहीं रवि जी देखा है। वो कहीं ना कहीं अलग बना ही रहता है वो, और गांव वाले भी बड़े मज़ेदार, वो कहीं ना कहीं एहसास दिलाए रहते हैं, उसको सेट नहीं होने देते। हाँ, जो छोड़ के आया है उसका स्वागत करते हैं। हाँ, ये भी अद्भुत है। छोड़ के आया है तो फिर गांव वालों का उदाहरण बन जाता है वो, कि छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए अब अपना, मैं नहीं कहता हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप अपना तैयार कर लें, तैयारी हमारे अपना विचार कर लें कि विचार नियोजित श्रम उचित है तो ये किसानी से ही मिलता है। ठीक, ठीक है पुष्पेंद्र भाई, और कुछ रह गया? सामान आकाश में ऑक्सीजन दिया है क्या? अब तो आ ही गया अब तो आ गया अभी तक तो लगता था नहीं है सही बात है। हाँ, हवा पानी हाँ ठीक है, आहार के अंदर आ जाता है ये, हवा पानी और भोजन औषधि सब आ गया। हाँ, तो ये मोटा मोटी बात, फिर इसको रिकैप करते हैं। खेती क्यों करें?
क्योंकि अगर हमें स्थायी जीवन चाहिए तो फिर खेती से ही मिलेगा। सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो भी खेती से ही मिलेगा। नौकरी और व्यापार से तो बिल्कुल संभावी। तो जर्मनी से 3.5 साल नौकरी करके आए हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या यह बात सही है या ठीक नहीं है। सही है। वहाँ ऐसा था ना, वहाँ सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है, वहाँ लाइफ नहीं था। काम करके आप खाओ पियो सो जाओ। हाँ, फिर से उठ के मशीन की तरह हो गया उनकी बात। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई लाइफ नहीं थी, काम करके आओ, खाओ पियो सो जाओ, मशीन की तरह। जैसे मशीन में तेल पानी डाल दो और डारमेंट कर दो, हाइबरनेट कर दो रात भर के लिए, सवेरे उसका फिर ढक्कन खोल दो, फिर से वो चालू हो जाएगी। आज है ना, मुझे एक बहुत बढ़िया ये प्रश्न का उत्तर मिला, जो प्रश्न भी स्पष्ट नहीं था। हाँ। उत्तर तो स्पष्ट था नहीं। ये उत्तर मिला कि जो आपने बोला ना, श्रम विहीन विचार। हाँ। ये जो नौकरी करते हुए इतनी ज़्यादा ऐसा लगा जैसे कि आई वॉज नॉट फीलिंग होम एवर, नौकरी करते हुए कभी नहीं फील कर सकते। और वो जो पीड़ा हम लोगों की उस समय 2011 में बन गई कि हमको ये नहीं करना है। हाँ। ये समझ में आया कि हम बिल्कुल मन गिरवी रख रहे थे किसी के लिए, वो स्वीकार वो ही पीड़ा नहीं, थी। वो अति पीड़ा, मतलब जो मैं अपने को गिरवी रख दूं, जी, शरीर को गिरवी। देखिए अभी हमारे हिंदुस्तान की विशेषता देखिए, किसानों का, खेडूत का देखिए। फिजी में गए खेती करने के लिए, वहां पर झंडा गाड़ दिया उन्होंने। अफ्रीका में किसानी के लिए लोगों को ले जाते थे। ये किसानों की ही ताकत है कि वो हताश नहीं हुए, वहाँ पर भी फल फूलने लगे। गयाना में बिल्कुल, हाँ, बहुत सारे देश ऐसे हो गए हैं। और ये सारे किसान थे भाई, कोई मजदूर नहीं थे। मजदूर नहीं फलते फूलते हैं, किसान फलता फूलता है। क्लासरूम में नहीं खेती आ सकती। हाँ, एक चीज़ और, ये जो इशारा जिसके लिए कर रहे हैं, एक जो बड़ी संकट की बात है, खेती को क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता। खेती खेत में ही सिखाई जा सकती है और उसके सीखने की एक प्रॉपर उम्र है। वो 7वें 8वें या 9वें साल से शुरू हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे मन में बन जाती हैं जो माने हम नहीं जानते और हम जान जाते हैं। और 17-18 साल का होते होते तक हम उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। यह किसी भी क्लासरूम में कभी भी नहीं सिखाई जा सकती। यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है, जो इस देश में किसानों की संख्या, पढ़ाई अगर तुरंत नहीं रुकती है और पढ़ाई के लिए किसानों के बेटे अपने घर द्वार को छोड़ देते हैं तो वो दोबारा खेती नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ छूटा हुआ सा लगने लगता है, लगता ही रहता है। उसका कारण यह है कि बचपन से नहीं खेती की। तो हम ऐसे शिक्षा का डिज़ाइन करें कि बच्चों को उनका घर और गांव ना छुड़वाए, वहीं पर हम शिक्षा उपलब्ध करवा दें। फिर इसके बाद माने एक उम्र के बाद, 16 के बाद, 18 के बाद, अगर बच्चा महसूस करता है कि मैं खेती भी सीख गया, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है या किसी बाहरी वस्तु की ज़रूरत है, फिर वो जाए, तो खेती बची रहेगी। उसके अंदर जीवन भर ये कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं तो किसानी जानता हूँ, जब आऊँगा कर लूँगा, जब कर लूँगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो भी कर लूँगा। या नौकरी की कितनी ज़रूरत है, पैसे की मात्रा होगी, कितनी ज़रूरत है, कितने टाइम तक ज़रूरत है, तो उससे उतने समय में अपना ला के अपना कर लेगा। ये हमारा अभी जो ज़रूरत है कि शिक्षा की व्यवस्था में ये परिवर्तन हो जाए। और ये अगर सरकार को इस बात के लिए मनाया जाए तो मान सकती है वो, कि ऐसी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। अंग्रेजी शिक्षा से मुक्ति का एक ही उपाय है कि 12वीं तक खेती के साथ में शिक्षा हो या पारिवारिक व्यवसाय के साथ में शिक्षा हो। खेती ना हो, जैसे तो मान लीजिए लोहार के घर में है, वो एक चीज़ का तो एक्सपर्ट हो ही गया ना, वो हाथ का काम सीख गया। अभी बहन बता रही थी कि इनके यहाँ बुनकर, और गर्व से बता रही थी कि हमारे यहाँ पूरे उसमें प्रदेश में प्रसिद्ध है कि वो बुनकरी। तो ये कोई किसी भी प्रकार की कुशलता, समृद्धि का ही भाव है, वो समृद्धि का भाव है जी। तो ठीक है ना कि ये जो खेती किसानी को क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता। जो लड़का 12 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ देगा राजीव जी, और फिर इसके बाद वो MA BA करके सोचे कि मैं खेती करूँगा, तो वो 2 दर्जे का ही किसान बना रहेगा, बहुत परिपक्व किसान नहीं हो पाएगा वो।
उसका एक तरीका है हालांकि, जो अपने गांव के लोगों के साथ में मिल के आत्मीयता के साथ में वो कर लेगा और धीरे धीरे इस अपनी अगली पीढ़ी को बचपन से ही इसमें इन्वॉल्व कर देगा, वो तो हो सकता है जी। तो अभी क्या समय हो गया? जहाँ जहाँ किसानी कम हो गई है, हाँ वहाँ क्या स्थिति बनी? जी, किसानी जहाँ कम हो गई है हाँ हाँ, ये तो कल भी एक वार्तालाप में आया था। पुष्पेंद्र भाई का अगला प्रश्न है कि जिन देशों में किसान कम हैं तो उन देशों में क्या हाल हुआ है। तो सबसे पहले तो यूरोप में ही बहुत कम किसान हैं। यूरोप का प्रतिशत इंटरनेट में देखिएगा, लेटेस्ट आपको पता चल जाएंगे। बेल्जियम में तो कुल 90,000 किसान रह गए हैं, माने प्रतिशत में रह ही नहीं गए हैं। जर्मनी में 2.5 से 3% और सब जगह नेगेटिव ग्रोथ है। फ्रांस में, जर्मनी में 2.5 से 3.25, फ्रांस में 4 से 5, अमेरिका में 6 से 7, दक्षिण अमेरिका में कुछ ज़्यादा हैं, उत्तरी अमेरिका में कम है। इटली में, दक्षिणी इटली में 7 हैं, ऊपर वाली इटली में 3-4 हैं। तो पूरे यूरोप में सबसे कम किसान हैं। जिन जिन देशों में किसान कम हो गए वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं का देख लीजिए, आकलन कर लीजिए। वो दुनिया भर को क्यों अस्त्र शस्त्र मुहैया कराना चाहते हैं, जबकि उसका रॉ मटेरियल भी उनके पास नहीं है। उस रॉ मटेरियल को भी हमारी जैसे देशों से ही चुरा के, छीन के, मांग के, को षड्यंत्र करके ले जाते हैं। तेल ले जाते हैं, कौन सी कंट्री, गल्फ़ कंट्रीज से ले जाती हैं, खनिज गल्फ़ कंट्रीज से ले जाती हैं, अफ्रीका से ले जाती हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रोसेस करके अपने यहाँ बनाते हैं, फिर हम ही को बेच देते हैं और हम खरीदते रहें, इसके लिए हमको लड़ाते रहते हैं। इसमें कितनी ऊर्जा व्यय करते हैं वो। उनके पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट दूसरों को, पूरी दुनिया को पागल बनाने में लगे रहते हैं। तो क्या इनमें उनकी ऊर्जा नहीं व्यय हो रही है? कोई हिंदू मुस्लिम में कैसे लड़ेगा, भारत पाकिस्तान कैसे लड़ेगा, नहीं तो उनका अस्त्र शस्त्र बिकना बंद हो जाएगा। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनके पास किसानों की संख्या कम है, क्योंकि उनके पास भोजन की मात्रा प्रचुर नहीं है। उसके लिए अभी वो पराश्रित हैं। उसके लिए दुनिया भर का उनको तिकड़म करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा, पैसा कमाएं तो कितना कमाएं कि हम सुरक्षित हो जाए, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही ये लोग करते रहते हैं, बेचारे वो भी अतृप्त हैं। और उसका प्रमाण क्या है? हर 7वें, 5वें, 8वें वर्ष में मंदी आता है। मंदी का क्या मतलब होता है? हाँ, आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है? मंदी का मतलब सर ये होता है कि वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, जो वस्तु है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे एक बोरी नोट के बराबर कुछ थोड़ा बहुत ही सामान आना, जैसे अभी श्रीलंका में भी हुआ था। वहाँ पे वो जैसे उसी वस्तु की कमी आ गई, या फिर युद्ध वगैरह होने से बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों को। कुल मिला के मौलिक रूप से आपने बता दिया कि वस्तु का कमी हो जाने से उसके मुद्रा ज़्यादा लगेगी। मुद्रा की एक सीमा है, बनाए रखते हैं ये। और मुद्रा में क्या होता है? मुद्रा किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा होती है। तो जिसके पास कम मुद्रा है उसके लिए वस्तु उपलब्ध होनी बंद हो गई, उसके लिए रोटी मिलना बंद हो गया, कपड़ा मिलना बंद हो गया। तो वो क्या करेगा? पहले कुपोषित होगा, फिर क्या करेगा? मर जाएगा। तो एक मंदी का मतलब है 1 से 2% अमेरिकन का मर जाना। मंदी का मतलब है 1-2% यूरोप के लोगों का मर जाना। और इसको ये सहज और स्वाभाविक मानते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को फिट मानते हैं ये, कि जो कमज़ोर हो गया उसको मर जाना चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? उनके लिए यह सहज है, इसलिए वो कहते हैं कमज़ोर मत हो। उनके खेल देखिए, आपको सबल बनाने के लिए कंपटीशन करवाते हैं, क्लासरूम में बुद्धि का कंपटीशन करवाते हैं, सब जगह कंपटीशन करवाते हैं ताकि आप सशक्त बने रहें, आगे बने रहें, पूरी दुनिया से आगे बने रहें। पूरी दुनिया लूटने जाना है आपको। हाँ, उनके लिए तो पूरी दुनिया, हम तो कॉलोनी है ना, उनको वहाँ तक जाना है, उसकी तैयारी करते हैं वो। इसमें भी ऊर्जा व्यय होती है।
तो मंदी का मतलब है वस्तुओं का कम हो जाना, इसकी वजह से मुद्रा का किसी के पास घट जाना और उसके एवज में उसको कुपोषित होना, फिर मर जाना, और इसको वो स्वाभाविक मानते हैं। हमारे गांव में अगर एक आदमी भीख मांगने लगे तो हमारे लिए स्वाभाविक है ये? उनको इसलिए बुरा नहीं लगता कि वो वैसे ही लोग हैं जिनके बीच में कोई बाउंड या कनेक्शन नहीं है। एक ही कनेक्शन है कि दुनिया लूटने के लिए हम साथी हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। तो ये हाल होता है जहां किसान कम, और वस्तु क्यों कम हो गई? उत्पादन क्यों कम हुआ? लेकिन खेत तो हैं, तो खेत क्या करते हैं? सोचिए मल्टीनेशनल्स को दे देते हैं। जैसे ही मल्टीनेशनल्स खेती करेगी तो खेती काहे के लिए करेगी? जिस चीज के लिए में पैसा ज़्यादा होगा उसको पैदा करेगी। कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो उसको समुद्र में डुबा दो। अगर मूल्य नहीं मिलेगा तो डुबा देगा वो। अब भी चल रहा है, स्कार्सिटी पैदा करेंगे ताकि, हाँ, वो तो व्यापार, वो दूसरा आ गया। 3 है ना उसमें, पैसा, बाजार और व्यापार। ये व्यापारियों का काम है। कृत्रिम अभाव पैदा करना, ये तीनों का चुंगल है। एक लाइफ स्टाइल, ये 3 है। तो क्रम से इसको सोचिएगा तो आप पा जाएंगे कि क्यों मंदी आती है। क्योंकि वस्तु कम हो जाती है। वस्तु कम क्यों हो जाती है? उत्पादक वर्ग कम है। उत्पादक वर्ग कम है तो ज़मीन का क्या हुआ? मल्टीनेशनल के पास है, और इसको प्रगति मानते हैं। मज़ेदार बात तो ये है, इसको प्रगति मानते हैं। वो कहते हैं जिन देशों में किसानों की संख्या ज़्यादा है वो अल्प विकसित देश हैं, जिन देशों में किसानों की संख्या कम है वो विकसित देश हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि ये छोटी सी बात जो हमारी समझ में आती है, क्या उनको समझ में नहीं आती? पता नहीं, ऐसा लगता है शीर्षासन इसी वजह से जो अभी पहला प्रश्न था पुष्पेंद्र भाई का कि एक बार खेती छूट जाती है तो खेती से डर लगने लगता है। अब वो खेती नहीं करवा पा रहे हैं। बेल्जियम का तो मुझे पता है 40,000 यूरो एक नवयुवक खेती करना चाहे तो उसको देते हैं वो। अच्छा, हाँ, सब्सिडी देते हैं 40,000 यूरो की, क्योंकि कोई नौकरी खेती ही नहीं करना चाहता है। और कोई देश 50%, कोई 40%, कोई 30%, कोई 32% अपने खाद्यान्न का इंपोर्ट कर रहा है। तो जितनी इकोनॉमी बना रहे हैं वो सब उनकी ड्रेन हो जा रही है। तो वो भी चाहते हैं कि ये हो, लेकिन करने वाला कोई नहीं रह गया। कई चीज़ ये भी हो गई कि जो पहले मूल्य बढ़ता था फसल का, अब वो स्थिर भी हो गया और कुछ घट भी गया। सरकार से भी प्रभाव पड़ता है। पहले अच्छा उत्पादन भी था, जैसे उत्पादन भी कम होता जा रहा है, मूल्य स्थिर होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं हर फसल को लेकर। जैसे हरियाणा में और धान को लेकर सरकार तो भारतवर्ष में केवल 10-12 फसलों में सरकार ज़बरदस्ती अपने गले में फंदा फंसाए है। भारत के अलावा पूरी दुनिया में इस इक्वेशन में आती ही नहीं है सरकार। सरकार इनकी भी बाप है। इनसे भी कहती है तुम टैक्स दे दो, तुम भी अपनी तरह से दो, तुम भी आओ और आपस में लड़ो, भाड़ में जाओ। वो MNCs को भी छुट्टा किए है, हमें टैक्स दो, हमसे क्या मतलब है यार, तुम किसको लूटते हो, पर्यावरण बर्बाद करते हो, तुम्हारा हेडेक है, हमारा नहीं है। तो सरकार तो इन तीनों को लूटती है, उसका नाम है सरकार, और इनमें जो ज़्यादा लेगी उसकी है। इंटरेस्ट इसलिए भी खत्म हो गया, जो MSP है उस पर तो है, जो व्यापारी है वो बेचते हैं, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, जो किसान है वो रह जाते हैं पीछे। अभी आगे आएगा, इस प्रश्न का उत्तर आगे मिल जाएगा। ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और लेकिन इसको बना के रखिएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देंगे तो फिर ज़्यादा विस्तार में जाना पड़ेगा कि मूल करना चाहता हूँ। जी, पिछले 2 साल से हम पिछले 2-2.5 साल से मैं गांव में रह रहा हूं,
जहाँ मुख्यतः कृषि बेस्ड इकॉनमी है, उसके पहले शहर में रहता था जहाँ मुख्यतः व्यवसाय या मतलब एक्सचेंज बेस्ड इकॉनमी थी। एक शब्द जो शहर के 58 साल 59 साल बिताने पे जो सबसे ज़्यादा कॉमनली सुनते थे, वो शब्द यहाँ कभी नहीं सुनते हैं, वो है महंगाई। वहाँ हम लोग बहुत बोलते हैं चीज़ें महंगी हो गई, यहाँ मेरा बगल का किसान भी नहीं बोलता है चीज़ महंगी हो गई। इसीलिए इस देश में कम्युनिस्ट हारी मान गए कि महंगाई के मुद्दे में इस देश के आदमी क्यों नहीं खड़े होते हैं। वो परेशान हो गए, कम्युनिस्ट इस देश के परास्त हो गए। महंगाई है, कांग्रेस चिल्ला रही महंगाई है, जनता के कान में जूं भी नहीं देंग रही है, क्योंकि उनके लिए महंगाई क्या है। हाँ, जो तो खुद पैदा करता है उसके लिए क्या महंगाई, जो खुद ही पैदा कर रहा है। हाँ। मेरे लिए अब गेहूं कितना भी महंगा हो जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया, अच्छा है। और इससे तो समीक्षा भी हो गई। जो इस देश के लिए नौकरी और क्या है ये क्या मांग रहे हैं, व्यवसाय, नौकरी और महंगाई के लिए सरकार का विरोध करो, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि किसानों के लिए महंगाई का मतलब अर्थ ही नहीं है कोई। अभी इस सरकार ने तो एक और बड़ा काम कर दिया, अब मनरेगा 3 महीने के लिए काम ही नहीं करेगा, नॉन फंक्शनिंग कर दिया चैत के महीने में। अब किसी के पास ना तो दाल की कमी मिलेगी ना तो तेल की कमी मिलेगी, क्योंकि कटाई के यहाँ ऐसे बढ़िया रूल हैं कि उनके यहाँ हर सब कुछ पहुँच जाए। कभी कभी तो काश्तकार के यहाँ चीज़ें कम और काटने वालों की ज़्यादा हो जाती हैं। होता है ना ऐसा? आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? ये लोग समझ नहीं पाते हैं बात को। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता, समझ नहीं पाते हैं, जल्दी बात कर रहे हैं ना। ये कहा जा रहा है कटाई कैसे होती है, हार्वेस्टिंग कैसे होती है आपके यहाँ? पूरा मशीन से हो गया है, अब हाथ से कोई काटता ही नहीं है। कपास हाथ से खींचा जाता है। चलिए, कपास हाथ से खींचा जाता है, तो क्या उसमें तो पैसे देकर खिंचवाते होंगे? हाँ, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हाथ से काटा जाता है और उसमें 5% हिस्सा उनको दे दिया जाता है। तो जैसे खेत 1 बीघे का है, उसमें मान लीजिए एक कोई भी मानक मान लें कि 20 पूरा कहते हैं हम लोग, तो 20 पूरा में 1 पूरा उनका 5% हो गया। 5% हिस्सा कटाने भर का उनको मिल जाता है। तो चना काटा तो चने का 5%, गेहूं काटा तो गेहूं का 5%, मसूर काटी तो मसूर का 5%, तिलहन काटा तो तिलहन का 5%। तो इन हर घर में प्रचुर सामग्री हो जाती है, एक्सचेंज ही हो जाता है। तो इस सरकार ने मनरेगा के लिए एक और व्यवधान पैदा कर दिया कि अब इनके वो सरकार अगर अब पीडीएस बंद करना चाहे तो बिल्कुल बंद कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। इधर मशीन से भी बचेंगे हम, मशीन से तो पैसा लगता है, इसमें हमें कोई पैसा नहीं लगता। हमारे ही किसी भाई के घर में वो अनाज चला जाता है, जो हम एक दूसरे के साथ आड़े वक्तों में खड़े होते हैं। मोनोक्रॉपिंग, इसीलिए मोनोक्रॉपिंग के लिए पूरी सरकारी इंस्टीट्यूट बढ़ावा देते हैं जी। खेत खराब होता है। बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण है आपका। तो महंगाई देखिए यहाँ मुद्दा नहीं है, और नौकरी है शहर में तो उनको दिखाई देता है, मेरे 100 रुपए थे अब 30 रह गए हैं, अब 20 रहने वाले हैं, अब अगला क्या होगा। तो उनके लिए तो रजाई इतने रुपए की मिलती है, उतने रुपए का मिलता है। यहाँ इसका कोई मुद्दा नहीं है। सही बात है, अच्छा ध्यान दिलाया, इसको इंक्लूड करेंगे। तो विषय बहुत फैल गया। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ना? तो खेती क्यों करें? इसलिए करें कि हम बाजार से, व्यापार से, पैसे से, तीनों को देख लें, दूर न रहें, इनकी औकात देख लें। पैसा पीछे पीछे अच्छा लगता है, पैसे के पीछे हम अच्छे नहीं लगते। हम पैसा छोड़ने वाले की बात नहीं करते हैं, इसको नौकर बनाने की बात करते हैं। नौकर को नौकर रखो, जूते को जूत पांव में पहनो ना, सर में क्यों रखते हो साले को? ये कॉन्फिडेंस किसके पास आ सकता है? जैसे ही हम पैसे के लपेटे में आते हैं, हम जानते हैं किसके लपेटे में आ जाते हैं। और इनके दिमाग में माल्थियस थ्योरी भर के यही ऑपरेशन किया जाता है, संसाधन कम
जनसंख्या ज़्यादा, जनसाधन कम, जनसंख्या, अरे हम तो बढ़े जा रहे हैं, फूटे जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज तक कुत्ता बिल्लियों को खाते हैं, धरती में बिल्ली कम है कि कुत्ता? बिल्ली मूस को खाती है, मूस कम है कि बिल्ली? और ये कौन नियंत्रण करता है? शेर सबको खाता है, शेर गायब है कि सब? सब जहां के तहां शेर गायब हो गया। ठीक, जंगल गायब हो गए, शेर गायब हो गया। तो ये कौन नियंत्रण करता है? जनसंख्या। ये एक बहुत ही वाहियात टर्म है जिसको हमारे संविधान ने स्वीकार लिया है, हमारे समाज ने भी स्वीकार लिया है, और हम बच्चों के मन में बैठाल देते हैं संसाधन कम है और आवश्यकताएं ज़्यादा है। अभी जांच लें इसको, आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, अनंत हैं, ज़्यादा नहीं है, अनंत हैं। कितना कपड़ा एक साल में पहनेंगे आप? गिन सकते हैं कि नहीं? तो काहे के लिए अनंत है? खाना कितना खाते हैं? गिन सकते हैं कि नहीं? तो काहे के लिए अनंत है? जूता कितने जोड़ी पहनेंगे? मैं कहता हूँ जय ललिता की तरह है, रोज पहनते हैं तो भी 365 जोड़ी उसकी गिनती होगी। मान लीजिए कपड़ा बहुत पहनते हैं तो रोज एक जोड़ी बनवाएंगे तो भी 365 जोड़ी। एक जोड़ी 3 मीटर में बनेगा, दोनों माने 6 मीटर में, तो 365 गुणे 6 2000 मीटर। 2000 मीटर एक बुनकर हमारा 10 दिन में बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहनो खूब। अभी भी अगर कपड़े का उत्पादन पूरा बंद कर दिया जाए दुनिया में, तो जानते हैं कितने साल के लिए कपड़ा है? 7 साल के लिए कपड़ा है। तो एक मिथ है, लेकिन मिथ को क्लासरूम ढोए चला जा रहा है, और वो अपने मन में उतर जाता है, हमारी देश की नीतियों में उतर गया। जनसंख्या बढ़ रही, 2030 में क्या करेंगे? इतने बढ़ जाएंगे, उतने घट जाएंगे, इतना गेहूं कहाँ से आएगा? हाइपोथेटिकल। उत्पादन बढ़ाने के लिए ले डीएपी, ले यूरिया, पर्पज कुछ और है, नियंत्रित करना है ना। तो इसको माल्थेस थ्योरी जनसंख्या क्या होता है जी, खेती में? जनसंख्या हाँ, ये भी बहुत अच्छा ध्यान दिला रहे हैं। ये प्रश्न इनका ये है कि ज़्यादा जनसंख्या का परिवार में ज़्यादा लोगों को होना और कम लोगों का होना कैसे होता है। तो यदि हम शहर के परिवार को देखें तो उसका एक मकान है, मकान में तो वृद्धि नहीं हो रही है, उसके 3 लड़के हो जाएंगे तो चिंता है उसको कहाँ से उसको बांटेंगे। लेकिन खेती में क्या होता है? जिसके जितने ज़्यादा लड़के उसकी उतनी ज़्यादा उन्नति। मैंने अपने गांव में सर्वे किया है, आप लोगों को एक टास्क देते हैं हम, खेती करने वाले लोगों को अपने गांव में ध्यान करिए, जिनके घर में 5 भाई, 8 भाई, 10 भाई हैं, उन्होंने ज़्यादा उन्नति की है पिछले 40-50 सालों में, या उन लोगों ने उन्नति की है जिनके केवल एक लड़का था। मैं अपने गांव का बता सकता हूं। मेरे गांव में 3 ऐसे परिवार थे, एक परिवार के 6 बच्चे, 2 के 5-5, और गांव के बहुत कम ज़मीन के स्तर तक पहुंच गए थे। 20 साल के अंदर जैसे ही 5 भाइयों ने और 6 भाइयों ने काम किया, गांव में सबसे ज़्यादा संपत्ति बनाई। एक 40 बीघे से 250 बीघे में पहुंचा। मैं किसी के औकात नहीं समझता हूं कि हमारे गांव की ज़मीन चाहे इस देश के राष्ट्रपति को ले आइए, 100 बीघे ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। उन्होंने खरीदी, 200 बीघे से ज़्यादा ज़मीन खरीदी, तीनों परिवारों ने खरीदी, और जितने एक एक परिवार वाले थे उन्होंने सब ने ज़मीन बेची। तो ये मिथ है, खेती में जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतना ज़्यादा काम है। उसका काम कारण क्या है? हर चीज़, जीवन, हर मनुष्य एक चैतन्य इकाई है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है। वो जैसे ही अपना एफर्ट डालता है वो कई गुने में होकर उसको वापस मिलता ही है। तो उसी खेत में यदि 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 लोगों का हिस्सा आ जाता है। और अस्तित्व में गणित 4 पाँव से चलती है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। गणित के 4 पाँव कौन कौन?
जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना माया है, भ्रम है, होता ही नहीं है। कुछ जुड़ता है अस्तित्व में, कुछ घटता है। कैसे? हमारी आँख से ओझल हो गया तो हम मानते हैं घट गया, अस्तित्व से थोड़ी बाहर हुआ है वो। और मेरी आँख की सीमा में आ गया तो जुड़ गया। लेकिन गुण और भाग सही है। कैसे सही है? इसमें हर जीवन का एक हिस्सा है, भाग है। जैसे ही हमारे घर में लोग आते हैं उनका भाग भी आता है, और जैसे ही उसके भाग को ईमानदारी से हम देते हैं हमारी आमदनी में गुणा हो जाता है। ये करके देख लीजिए आप। आप अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना ही उसमें उत्पादन बढ़ जाएगा। आप मशीन से कराइए, उत्पादन घट जाएगा। मतलब ये कितना सुंदर नियम है कि भागीदारी करने से गुणा होता है, गुणात्मक वृद्धि होती है। बहुत सुंदर नियम है ना। और अभी किसान ने क्या किया है, जानवरों का हिस्सा, हाँ, खेत में तो जानवरों का हिस्सा भी है, पशु पक्षियों का भी हिस्सा है, पेड़ पौधों का भी हिस्सा है। उन सबको उसने क्या किया है, बाहर कर दिया। उसी एवज में कम हो गया है। उनको जोड़ ले तो अच्छा, हमारे लिए मुर्गी मुर्गी है, मुर्गी एक जीवन है, गाय एक जीवन है जिसमें मनुष्य बनने तक की पूरी संभावना है। उसको पालने से वही फल मिलना है जो मनुष्य को पालने से फल मिलता है। तो अगर हम अपने खेत में जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को जोड़कर उनकी सुविधा करते हैं तो उनका भाग्य जुड़ा ना हमारे साथ, अब उनका भी हिस्सा है इसमें। तो हमारी जो आमदनी बढ़ रही है उसमें इनका भी भाग्य जुड़ा है। ये मैं अपने प्रमाण सहित बता सकता हूँ आपको। हमारे लिए वो मुर्गी है, हमारे लिए वो बकरी है, एक अदद जीवन है जो मनुष्य बनने की संभावना से यात्रा कर रहा है, जो पूर्णता के लिए यात्रा कर रहा है। और मनुष्य तो सर्वोपरि है, उसके लिए तो सारी सेवाएं होनी चाहिए। तो हम अपने यहाँ जितने लोगों को जोड़ लेते हैं तो उतनी ही आमदनी हो जाती है। अब ये मिश्रा जी न जान जाएं इस बात को, नहीं तो ये कह देंगे अच्छा मेरी वजह से आमदनी हो रही है इसकी, चलो यहाँ से। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, यदि आ गए तो कोई समृद्ध होने से आपको रोक नहीं पाएगा। और मैं तो कभी कभी देखता हूँ लोग समृद्ध बहुत हैं, उनको टिप्स ही पता नहीं है, इसलिए वो एहसास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना ये। और ये खेती से ही आएगा। नौकरी से प्राप्त धन से कभी समृद्धि का एहसास मैंने किसी को होते नहीं देखा है। उसके पास जाने, हालांकि बहुत सारे उदार लोग हैं, समृद्धि का एहसास नहीं होगा। समृद्धि का एहसास, अब समृद्धि के एहसास का मतलब उदारता का जन्म हो जाना। हम किसी के दुख से इतना प्रेरित हो जाएं कि उसके दुख को अपना दुख मान लें, ये हमारी समृद्धि का है ना। उसके लिए हमारे अंदर कुछ रस स्राव होने चाहिए, जिसको द्रवित होना कहते हैं, संवेदनशीलता, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम समृद्ध नहीं हैं। हमारे सामने कत्ल होती रहती है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मतलब है। ठीक है। और कुछ बाबूजी एक चीज़ और है जी। मान लो जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्लाइंट से जुड़ के रहते हैं, अटैच में रहते हैं, तो उसका पता रहता है उसके मन का क्या है। उसी प्रकार हम खेती कर रहे हैं तो हमें लगा होना चाहिए हमारी ज़मीन से। सुबह कम से कम डेली जाके टहलना चाहिए, पता लगे कि क्या कमी है। बिल्कुल। मतलब खरपतवार ज़्यादा है, कुछ भी चीज़ को लेके कि क्या हो सकता है, तो उनको पता जब महसूस करते कि हमारा मालिक है। देखिए मालिक तो नहीं है, खेत क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं खेत क्या है। हालांकि बीच में आने देख, हाँ हाँ, इनका प्रश्न यह है कि इनके ये कहते हैं कि खेत में आदमी को जाना चाहिए प्रतिदिन, और जैसे व्यापार में हम क्लाइंट के पूरे मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसी तरह हमें खेत का भी अध्ययन करना चाहिए और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक वाक्य इनसे निकल गया कि खेत का मालिक, उस पर फिर से विचार कर लेते हैं। इस खेत का कोई मालिक हो सकता है क्या?
अभी तक खेत बदला है कि मालिक? मालिक तो तब मानते जब आपके साथ चला जाता। आज तक कोई इस धरती इसके कितने मालिक इस टुकड़े के बदले होंगे अभी तक? अनंत। तो खेत के हम क्या हैं? रखवाले। और जैसी धरती होनी चाहिए वैसा बनाना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। वो नहीं पूरा करेंगे कभी भी समृद्ध नहीं होंगे, कभी तृप्त नहीं होंगे। और ये खेत तो सबका है भाई, चिड़ैया का, चुनमुन का, आदमी का, पेड़ का, पौधे का, सबका है ये। तो खेत के प्रति भी भाव बहुत अच्छा हो गया, ये बात आ गई। तो क्या भाव होना चाहिए? ये जिम्मेदारी है हमारी, दायित्व है हमारा। अब उसको दायित्व को पूरा नहीं करेगा तो जितना करेंगे उतना देगा, उतना पूरा करेगा। हाँ, तो खेत को देखने की दृष्टि मालिक की नहीं, इस जिम्मेदारी के एहसास से कि इसमें एक भी दाना यदि कम हुआ तो हम अपराधी हो गए। 4 प्रकार के अपराधों का अभ्यास दर्शन में वर्णन है। सबसे बड़ा अपराध अंतर्राष्ट्रीय अपराध है अन्यमनस्कता और अनिर्णय की स्थिति का होना, जिसका शिकार किसान हो चुके हैं। उनका मन कहीं रखा रहता है, रहते वो गांव और खेत में है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। कैसे अपराध है? उस खेत में पेड़ लगने से राष्ट्रीय क्षति होती, अंतर्राष्ट्रीय क्षति होती है। ऑक्सीजन कम हो जाता है, चिड़ियों का खाना कम हो जाता है, मनुष्य का खाना कम हो जाता है। हमारी ये हम अपराधी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ निरापद है। आपके पास खेत है और आप उसको विधिवत नहीं सजाते हैं जैसा होना चाहिए, तो आप अपराधी कैटेगरी में आते हैं। मैं अभी इस बार लिख लूँगा, अगली बीच में कहीं बता भी दूँगा कि व्यक्तिगत अपराध क्या है, परिवार स्तर पर अपराध क्या है, समाज स्तर का अपराध क्या है, राष्ट्रीय स्तर का अपराध क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी किसान तब बन जाते हैं कि उनके पास खेत है और वो DAP यूरिया डाल के अपने मन की चीज़ें पैदा कर रहा है और वंचित कर रहा है उस इलाके के पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को उगने से रोक रहा है। हाँ, प्रश्न कर लीजिएगा तो मैं तब तक निकाल लूँगा। अभ्यास दर्शन के 18वें अध्याय में इस बात का विशद उल्लेख किया गया है जी। तो घंटी भी बज गई है। मैं समझता हूँ कि बिखर तो बहुत गया विषय, लेकिन टिप्स में तो सारी बातें भावनात्मक, जो हम भावनात्मक रूप से किसान को होना चाहिए वहाँ तक लाने की हम कोशिश कर रहे थे। तो किसान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसके पास अपार संभावनाओं का स्रोत खुल जाता है, इसलिए खेती करना चाहिए। वो बैठे बिठाए एक अंतर्राष्ट्रीय काम करने वाला हो जाता है, बैठे बिठाए नित्य आनंद, जिसके लिए ऋषि मुनि जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं और प्राप्त नहीं होता है, उसको हम सहज ही नित्य निरंतर ईश्वर के एहसास पूर्वक जी सकते हैं। यह केवल किसान ही जी सकता है। और इसके लिए गुरु नानक ने कहा है, कित करो बंट सको नाम जप, कित करो नाम जपो बंट सको। माने हम खेती करें ईश्वर के स्मरण पूर्वक और बांट कर खाएं। धन्यवाद।